क्या आप खुद को बार बार हाथ धोते हुए या यह चेक करते हुए पाते हैं कि स्टोव बंद है या नहीं? चाहे आपने इसे कितनी भी बार किया हो, फिर भी दिमाग में यह अनचाही सोचें और अर्जेस खत्म नहीं होती। क्या ये विचार और इच्छाएं आपके समय और ऊर्जा को चूस रही हैं, जिससे आपके काम, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है? अगर आप महसूस करते हैं कि आपके ख्याल आपका कंट्रोल खो रहे हैं या कभी कभी परेशान करने वाले और वायलेंट हो रहे हैं, तो यह समरी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इस समरी में आप जानेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी क्या है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके दो मुख्य लक्षण हैं: ऑब्सेशन जुनून या सनक, और कंपल्सन मजबूरी, यानी वे थॉट्स और अर्जेस जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता, वे ओसीडी के संकेत हैं। डॉ जेफरी एम श्वार्ट्ज, हम इस किताब के लेखक, बताते हैं कि ओसीडी के पीछे दिमाग में क्या हो रहा है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। इसके अलावा आप जानेंगे 4 सरल बिहेवियरल थेरेपी स्टेप्स जिनकी प्रैक्टिस आप दवा के साथ कर सकते हैं। ये स्टेप्स हैं रिलेबल, रीएट्रीब्यूट, रिफोकस और रीवैल्यू। ये तकनीक यूसीएलए में डॉ श्वार्ट्ज द्वारा डिजाइन की गई सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियरल थेरेपी का हिस्सा है। ध्यान रहे, ओसीडी हमेशा आपके साथ रह सकती है, ये अचानक गायब नहीं होती। यहां तक कि जब आप इसका इलाज शुरू करते हैं तब भी यह लौट सकती है। अगर आप खुद या आपके आसपास किसी को ओसीडी है, तो यह समरी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी, क्योंकि यह बताएगी कि इस कंडीशन को अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने से कैसे रोका जाए। स्टेप 1, रिलेबल सेल्फ ट्रीटमेंट। मेथड के 4 स्टेप्स में पहला है रिलेबल। इसका मतलब है अपने अनचाही ख्यालों, अर्जेस और व्यवहार को सही नाम देना। अक्सर ओसीडी वाले लोग समझ नहीं पाते कि अचानक अजीब ख्याल क्यों आते हैं, जो कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं। वे उन व्यवहारों से थक जाते हैं जिन्हें वे रोक नहीं सकते। कुछ लोग तो यह सोचने लगते हैं कि कहीं वे पागल तो नहीं हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें ओसीडी है। ओसीडी ब्रेन में एक बायोकेमिकल समस्या है। ऑनऑर्बिटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग को सिग्नल भेजता है, वह ठीक से काम नहीं करता और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि दिमाग गलत सिग्नल भेजता है और एक अनंत चक्र में फंस जाता है। इसे ही ब्रेन लॉक कहते हैं। रिलेबल का मतलब है अपने अनचाहे ख्यालों और अर्जेस को उनकी असली पहचान देना। ऑब्सेशन और कंपल्सन, जब तक आप अपने दुश्मन यानी ओसीडी को पहचानते नहीं, आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यह दुश्मन तब तक नहीं रुकता जब तक आपकी जिंदगी पर पूरी तरह हावी न हो जाए। लेकिन आपके पास हथियार है, यह जानना कि प्रॉब्लम आप नहीं बल्कि आपकी ओसीडी है। यह फैसला कि आप इन अनचाहे थॉट से आजाद होंगे या नहीं, आप पर है। उदाहरण, चेट को ओसीडी है। उसके दिमाग में ख्याल आते थे कि उसने कुछ भयानक किया, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना। उसे लगता था कि वह बहुत खराब इंसान है। उसके ओसीडी के ख्याल उस जॉब के स्ट्रेस से बढ़ गए जिसमें वह फंसा था, और वह सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए वहां रह रहा था। चेट ने अपने वायलेंट ख्यालों को रिलेबल करना शुरू किया और ओसीडी को जवाब देना सीखा। उसने समझा कि बस इच्छा करने से ओसीडी गायब नहीं होगी, इसे हैंडल करना होगा। धीरे धीरे वह सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियरल थेरेपी के 4 स्टेप्स के जरिए ओसीडी पर नियंत्रण पाने लगा। रिलेबल केवल ख्यालों को नाम देने तक सीमित नहीं है। अपनी कंडीशन के प्रति माइंडफुल और अवेयर होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ओसीडी आपको झूठे मैसेज भेजता है, इसीलिए जरूरी है कि आप उन फीलिंग्स को नोट करें जो असली नहीं हैं। ये पहचान आपको बताती है कि आपकी चिंता और ऑब्सेशन सच नहीं है। माइंडफुलनेस से आप ओसीडी के अर्जेस के खिलाफ प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, लॉक चेक करने की कंपल्सिव अर्ज को फॉलो न करके आप टीवी देख सकते हैं। जैसे ही आप अपने थॉट्स और उनके एक्शंस को समझेंगे, आपका दिमाग अपने काम करने के तरीके को बदलने लगेगा। ये ओसीडी द्वारा भेजे गए झूठे मैसेज से मुकाबला करेगा। एक और उदाहरण, एना को लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड वफादार नहीं है। वह लगातार उससे सवाल पूछती थी, क्या वह शराब पी रहा है, फोन देख रहा है, या किसी ऐसी जगह जा रहा है जिसकी जानकारी उसे नहीं है। इस कंपल्सिव व्यवहार के कारण उनका रिश्ता टूटने के करीब था।
एना ने अपने ख्यालों को रिलेबल किया और ओसीडी के हिस्से के रूप में पहचाना। समझने के बाद कि ओसीडी एक बायोकेमिकल प्रॉब्लम है, एना ने लगातार प्रैक्टिस के साथ अपने ओसीडी को कंट्रोल किया। ओसीडी पर काबू पाना गाड़ी चलाना सीखने जैसा है। ये रिफ्लेक्सिव बन जाता है, लेकिन रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी। यदि आप हार मानते हैं तो कभी नहीं सीख पाएंगे। लगातार प्रैक्टिस से आप बेहतर होते जाएंगे। याद रखें, ओसीडी एक मेडिकल कंडीशन है। ये आसानी से गायब नहीं होती, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी और दवाइयां इसे मैनेज करने में मदद करती हैं। स्टेप 2, अपने थॉट्स और अर्जेस को ओसीडी के हिस्से के रूप में पहचानना आपके इलाज का पहला हिस्सा है। रिलेबल करने के बाद रीएट्रिब्यूट स्टेप आता है, जिसका मतलब है अपने मस्तिष्क में हुई समस्याओं को समझना और यह स्वीकार करना कि आपका ओसीडी आपके ऑब्सेशन और कंपल्शन का जिम्मेदार है। यह जानना जरूरी है कि यह आपके दिमाग में हुए बायोकेमिकल इम्बैलेंस का नतीजा है, एक मेडिकल कंडीशन, न कि आपकी कमजोरी या नैतिक कमी। ओसीडी वाले लोगों के अनचाहे ख्याल और अर्जेस सिर्फ मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह साइकोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रॉब्लम है। दिमाग के अंदर शॉर्ट सर्किट या अत्यधिक एक्टिव ऑर्बिटल कॉर्टेक्स झूठा अलार्म भेजता है, जिससे आप अनचाहे थॉट्स और कंपल्शंस के चक्र में फंस जाते हैं। यूसीएलए में रिसर्च में यह साबित हुआ कि ओसीडी वाले लोगों का ऑर्बिटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का एरर डिटेक्शन सर्किट अत्यधिक सक्रिय होता है। वहीं कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो सोचने और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है, ओसीडी के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। रिसर्च से यह भी पता चला कि ड्रग थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी या इन दोनों का संयोजन इस हिस्से को ठंडा कर सकता है और ब्रेन की सर्किट को संतुलित कर सकता है। ओसीडी वाले अक्सर नहीं समझ पाते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट्स को सिखाती है कि कैसे अपने ऑर्बिटल कॉर्टेक्स को सही काम में लगाकर अपने अनचाहे व्यवहार को रोकें। गलत ट्रांसमिशन को सीधे ठीक करना मुश्किल है, लेकिन आप इसे धीरे धीरे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। बार बार सोच समझकर अपने रिस्पॉन्सेस बदलना ओसीडी के झूठे मैसेज से ब्रेन को लड़ने में मदद करता है। ध्यान रहे, सिर्फ आस्था या प्रार्थना ओसीडी को खत्म नहीं कर सकती। कई पेशेंट्स मदद के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबसे अहम मदद यह है कि आप खुद में लड़ने की ताकत पैदा करें, क्योंकि ओसीडी पहले ही आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। बिहेवियरल थेरेपी का एक फायदा यह भी है कि यह आपको अपने बुरे ख्यालों के लिए खुद को माफ करना सिखाती है। आप समझते हैं कि ये सिर्फ मेडिकल सिम्टम्स हैं और आपकी मोरालिटी से इनका कोई लेना देना नहीं। उदाहरण, जिल 43 साल की रियल एस्टेट एजेंट 18 साल की उम्र से कंटेमिनेशन ओसीडी से जूझ रही थी। एक फ्यूनरल में उसने खुले कॉफिन में मृत शरीर देखा और उसे लगा कि वह स्वयं संक्रमित हो गई है। इसके बाद भी जब भी उसे लगता कि वह किसी कंटेमिनेटेड चीज से संपर्क में आई है, वह अपने घर को बार बार साफ करती। वह यह नहीं समझ पाती थी कि चीजें कैसे गंदी हुईं, लेकिन फिर भी कंपल्सिव रूप से सफाई करती। उसकी ओसीडी ने उसके रोजमर्रा के कामों और रिश्तों को प्रभावित किया। उसने खुद को और अपने आसपास के लोगों को कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए टेलीफोन, घर और चीजों को अल्कोहल बेस्ड क्लेंसर से साफ करना शुरू कर दिया। क्रिसमस के समय भी उसकी ओसीडी कम नहीं हुई। वह क्रिसमस ट्री और सजावट को बार बार साफ करती और अपने बच्चों को किसी दोस्त के पास भेज देती। आखिरकार जिल ने बिहेवियरल थेरेपी करना शुरू किया। रीएट्रिब्यूट स्टेप में उसने माना कि उसके ऑब्सेशन का जिम्मेदार ओसीडी है। उसने समझा कि अपने ऑब्सेशन के सामने झुकना ओसीडी को खुद पर नियंत्रण करने देने जैसा है। लगातार प्रैक्टिस के जरिए उसने बिहेवियरल थेरेपी की मदद से अपने ओसीडी को मैनेज करना सीखा। दवा से मदद जरूर मिली थी, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी ने उसे वह नियंत्रण और समझ दी जो किसी दवा से संभव नहीं था। उसने अपने ऑब्सेशन को एक्सेप्ट किया, ओसीडी को जिम्मेदार ठहराया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी वापस अपने नियंत्रण में ली। स्टेप 3, रिफोकस। तो आपने अपने ऑब्सेशन को ओसीडी के रूप में रिलेबल और रीएट्रिब्यूट कर लिया है।
अब आता है सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियरल थेरेपी का अगला और सबसे अहम हिस्सा, रिफोकस। इसका सरल मतलब है अपना ध्यान किसी दूसरी एक्टिविटी या व्यवहार में लगाना। ओसीडी अटैक के दौरान सबसे जरूरी काम यही है कि आप अपने अनचाहे ख्यालों और अर्जेस से ध्यान हटाकर किसी और चीज पर फोकस करें। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स को रोकने या खत्म करने के बारे में सोचेंगे, आपके जीतने के चांस उतने ही कम होंगे। याद रखिए, फीलिंग्स मायने नहीं रखती, बल्कि आपके एक्शन मायने रखते हैं। ओसीडी उतना चालाक नहीं है जितना आपको लगता है। यह सीधे हमला करता है, और अगर आप उसी तरह से पलटवार करेंगे तो हो सकता है आप हार जाएं। रीफोकसिंग में आपको अपने मन को ओसीडी के ख्यालों से हटाकर किसी अन्य काम में लगाना होगा। यूसीएलए के रिसर्च ने साबित किया है कि रिफोकसिंग आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल सकता है, ठीक उसी तरह जैसे दवा करती है। जब आपकी ओसीडी अटैक करती है तो आप 15 मिनट का रूटीन अपना सकते हैं। ओसीडी जो करने को कहती है उसे करने के बजाय 15 मिनट रुकें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ओसीडी अभी भी परेशान करती है, लेकिन उसका असर कम हो गया है। अपने अनचाहे थॉट्स और अर्जेस पर ध्यान दें और सीखें कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी सेल्फ डायरेक्टेड है, यानी आप खुद अपने थेरेपिस्ट बन जाते हैं। एक और तरीका है अपनी प्रोग्रेस को जर्नल या डायरी में रिकॉर्ड करना। ओसीडी अटैक के दौरान यह याद रखना मुश्किल होता है कि कौन सा रीफोकस व्यवहार सबसे असरदार है। लिखा हुआ रिकॉर्ड आपको याद रखने में मदद करता है और आपकी प्रैक्टिस के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ओसीडी अटैक के दौरान आपके दिमाग के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल कॉर्टेक्स, सिंगुलेट गायरस और काउडेट न्यूक्लियस ठीक से काम नहीं कर रहे होते। ऑर्बिटल कॉर्टेक्स गलत मैसेज भेजता है, सिंगुलेट गायरस आपको डराता है कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कुछ भयानक होगा, और काउडेट न्यूक्लियस अटक जाता है। लेकिन 4 स्टेप्स को लागू करने के बाद आप महसूस करेंगे कि इन झूठे अलार्म का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे आप इन ख्यालों को नजरअंदाज करना सीखेंगे और अपने ध्यान को दूसरी एक्टिविटी पर रीफोकस कर पाएंगे। रीफोकस करने के लिए आपके फोकस को रिडायरेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए मजबूत इरादे की जरूरत होती है। समय के साथ आपका ब्रेन ओसीडी अटैक से लड़ना सीख जाता है और प्रैक्टिस से आप जीत हासिल कर सकते हैं। उदाहरण, हॉवर्ड ह्यूज, एक पायलट, दरवाजे के हैंडल को छूने से डरते थे। उन्हें लगता था कि हैंडल कंटेमिनेटेड हैं और उन्हें छूने से मर जाएंगे। लेकिन हवाई जहाज के कंट्रोल को छूने में उन्हें डर नहीं लगता था। असल में उड़ना हॉवर्ड के लिए रीफोकस का तरीका था, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पूरी कंसंट्रेशन लगती थी। माइकल को अपनी पैंट्स के बहुत टाइट होने का ऑब्सेशन था। रीफोकस करते समय वह फिजिकल एक्सरसाइजेस करता और महसूस करता कि उसका ब्रेन धीरे धीरे ओसीडी के प्रभाव से बाहर आ रहा है। इसी वजह से उसे बाद में बेहतर जॉब मिली। माइकल को किताबों के हर पन्ने को बार बार पढ़ने का भी ऑब्सेशन था, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी के बाद अब वह पढ़ने और सीखने में आनंद लेने लगा। ओसीडी के दौरान वायलेंट ख्याल आ सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप उन्हें करें। लारा को इतने वायलेंट ख्याल आते थे कि वह मक्खन लगाने वाले चाकू तक नहीं उठाती थी। रीफोकस की मदद से उसने अपने ख्यालों को दूसरी एक्टिविटी में स्थानांतरित किया, किताबें पढ़ना, ऑफिस में प्रोजेक्ट करना और टीवी देखना। इस तरह रीफोकस ने उसके ओसीडी को कमजोर किया और उसके थॉट्स पर उसका नियंत्रण बढ़ाया। स्टेप 4, रीवैल्यू। अब तक आपने ओसीडी को रिलेबल, रीएट्रीब्यूट और रीफोकस किया। आखिरी और चौथा स्टेप है रिवैल्यू। इसका मतलब है अपने ऑब्सेशन और कंपल्शन की अहमियत को कम आंकना और यह समझना कि इनके पीछे कोई सचमुच का खतरा या लॉजिक नहीं है। एसेंशियली आप अपने ओसीडी को एक बेवकूफी भरे थॉट या इच्छा की तरह देखना सीखते हैं। ओसीडी वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपने ख्यालों को गहरे मतलब या इंपॉर्टेंस देने से बचें। इन्हें सिर्फ झूठे मैसेज के रूप में देखें। सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियरल थेरेपी के 4 स्टेप्स को प्रैक्टिस करने से आपका माइंड धीरे धीरे मजबूत बनता है। नतीजा ये होता है कि आपके ब्रेन के काम करने का तरीका बदलता है
और आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण पा सकते हैं। रिवैल्यू के दो मुख्य हिस्से हैं, एंटिसिपेशन उम्मीद करना और एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। सबसे पहले एंटिसिपेशन में आप यह अंदाजा लगाते हैं कि आपके ऑब्सेसिव थॉट्स दिन के दौरान कब कब आते हैं। ओसीडी वाले अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि वे अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जब आप पहले से अनुमान लगा लें कि ओसीडी कब आएगा, तो आप आसानी से उसे रिलेबल कर सकते हैं और किसी दूसरे थॉट या व्यवहार पर रीफोकस कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस में आप यह मानते हैं कि आपकी ओसीडी एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज संभव है। इसे स्वीकार करने से डर और तनाव कम होता है। उदाहरण, जॉश को ओसीडी था जिसमें वह पेपर क्लिप और कार के हुड को लेकर ऑब्सेस करता था। उसे डर था कि वह गलती से अपने कलीग्स के कॉफी में पेपर क्लिप डाल देगा या कार का हुड ढीला कर देगा। ये ख्याल उसके लिए गिल्ट और चिंता पैदा करते थे, जिससे ऑफिस में काम करना मुश्किल हो गया और रिश्तों पर भी असर पड़ा। अब सोचिए कि उसने दिन में कितने घंटे अपने कंपल्शंस पर खर्च किए होंगे। बार बार नहाना, घर की सफाई करना, हाथ धोना। ये घंटे अगर किसी काम या यूजफुल एक्टिविटी में लगते तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। रिवैल्यू का यही मतलब है, ओसीडी को इंपॉर्टेंस कम देना और अपनी एनर्जी को बेहतर चीजों में लगाना। एक और उदाहरण, ब्रायन रात को सड़कों पर बैटरी एसिड साफ करता था। वह थककर घर लौटता और अपने परिवार और बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाता था। उसने अपनी ओसीडी में जो समय बर्बाद किया था वह कभी वापस नहीं आ सकता था। थेरेपी के बाद ब्रायन ने अपनी ओसीडी को समझा और इसे कंट्रोल करना सीख लिया। रिवैल्यू करते समय आपको ओसीडी के ख्यालों और अर्जेस की वैल्यू कम करनी होती है और बिहेवियरल थेरेपी के स्टेप्स की वैल्यू बढ़ानी होती है। कभी कभी छोटी प्रोग्रेस को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए उसे भी रिवैल्यू करना जरूरी है। 15 मिनट रूटीन और अपने रेस्पॉन्स में देरी करके आप अपने ओसीडी की शक्ति को कम कर सकते हैं और अपनी एनर्जी किसी सकारात्मक एक्टिविटी पर फोकस कर सकते हैं। इस तरह रिवैल्यू स्टेप आपके ओसीडी को कमजोर करता है और आपको जिंदगी पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। द 4 स्टेप्स इन पर्सनल फ्रीडम ओसीडी से जूझ रहे लोग अक्सर पूछते हैं, क्या इसका इलाज सच में मुमकिन है? डॉक्टर जेफरी एम श्वार्ट्ज बताते हैं कि अगर सवाल यह है कि बिहेवियरल थेरेपी के बाद ओसीडी के सारे सिम्पटम्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात तय है, ये थेरेपी आपको आपके ऑब्सेशन और कंपल्शन के डर और कंट्रोल से आजादी दिला सकती है और ये आजादी 4 स्टेप्स के जरिए हासिल की जा सकती है। रिलेबल पहला स्टेप है। इसकी ताकत यह है कि यह आपको समझाता है कि आपके मन में आए थॉट्स और इच्छाएं सिर्फ ओसीडी के सिम्पटम्स हैं। ये सच नहीं है और इन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं। रिलेबलिंग आपको यह एहसास कराता है कि सच्चाई को पहचानने की क्षमता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह पहला कदम आपकी लड़ाई में आपके साथ देता है। इसके बाद आता है रीएट्रिब्यूट। इस स्टेप में आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप पागल नहीं हैं। आपका ब्रेन लॉक हो गया है। आपके ब्रेन का वह हिस्सा जो थॉट्स को फिल्टर करता है वह सही तरह से काम नहीं कर रहा और गलत मैसेज भेज रहा है। इस स्टेप में आप अपने ब्रेन को जिम्मेदार ठहराते हैं, ये समझकर कि आपके ऑब्सेशन और कंपल्शन के पीछे बायोकेमिकल इम्बैलेंस है। 15 मिनट का रूटीन आपकी मदद करता है कि आप इन थॉट्स और सिग्नल्स को सोच समझकर रोक सकें। तीसरा स्टेप है रीफोकस। अब आप अपने आप को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाते हैं जिससे आपका ध्यान ओसीडी से हटकर किसी दूसरी चीज में चले जाए। जब आपका सारा ध्यान दूसरी एक्टिविटी में लग जाता है तो आप चौथे स्टेप रिवैल्यू पर आते हैं। यहां आप ओसीडी को कम अहमियत देना सीखते हैं। खुद से कहें कि यह बस समय की बर्बादी है। धीरे धीरे ये आपको ओसीडी के खिलाफ लड़ाई में जीत दिलाने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टेप्स सिर्फ लगातार प्रैक्टिस से ही काम करेंगे। आपको अपने डर को पहचानना, 15 मिनट के रूटीन को फॉलो करना और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने का दृढ़ निर्णय लेना होगा। आप पूछ सकते हैं कि ये 4 स्टेप्स करने का मकसद क्या है? जवाब सरल है, आप उस कंट्रोल से छुटकारा पाना चाहते हैं
जो ओसीडी ने आप पर कर रखा है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले आप कितनी जल्दी अपने थॉट्स और इच्छाओं को फॉलो करते थे, लेकिन 4 स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने अनचाहे थॉट्स को रीलेबल करेंगे, उन्हें ओसीडी के सिम्पटम्स के रूप में रीएट्रिब्यूट करेंगे। ओसीडी सिर्फ उस इंसान तक सीमित नहीं रहता। जो लोग इसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वे खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। उनके अनचाहे थॉट्स और कंपल्शन उनकी रियलिटी को घेरे रखते हैं और इससे परिवार के साथ बिताया गया समय भी प्रभावित होता है। इस तरह ओसीडी कभी कभी फैमिली डिसऑर्डर बन जाता है। शादीशुदा लोग अक्सर अपने लाइफ पार्टनर को अपने थॉट्स और इच्छाओं को नहीं समझा पाते। परिवार वाले भी उन चीजों से बचते हैं जो ओसीडी को ट्रिगर कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर ओलिविया नाम की एक महिला को भूकंप के बाद ओसीडी हो गया। वह ऑब्सेस करती थी कि टॉयलेट का पानी वॉशिंग मशीन में चला जाएगा। वह अपने पति को मशीन के अंदर हाथ डालकर चेक करने के लिए कहती थी। जेफरी श्वार्ट्ज ने सलाह दी कि पति देखें लेकिन हाथ अंदर न डालें। साथ ही उन्हें ओलिविया को याद दिलाना था कि यह सिर्फ एक ऑब्सेसिव थॉट है। कुछ दिनों बाद ओलिविया की बार बार चेक करने की इच्छा धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन जब ओसीडी आपके बच्चे तक असर करता है, स्थिति और जटिल हो जाती है। जिन बच्चों के पेरेंट्स को ओसीडी है वे नॉर्मल जिंदगी न होने के कारण या पेरेंट्स के अजीब व्यवहार का हिस्सा बनने की वजह से गुस्सा महसूस करते हैं। डॉटी इस बात से ओसीडी थी कि उसके बेटे की आंखों के साथ कुछ बुरा हो सकता है। उसने उसे समझाया कि यह ओसीडी के कारण हो रहा है, लेकिन जब बेटा कॉलेज गया उसने कहा कि वह इससे परेशान हो गया। डॉटी को लगा कि वह अच्छी मां है, लेकिन बेटे के शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई। इसलिए अगर परिवार में किसी को ओसीडी है तो यह समझना जरूरी है कि साथ मिलकर काम करने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। परिवार सपोर्ट, समझ, पेशेंस और दया दिखाकर मदद कर सकते हैं। ओसीडी वाले इंसान को गुस्से भरी क्रिटिसिज्म की नहीं, बल्कि यह याद दिलाने की जरूरत है कि प्रॉब्लम उनकी ओसीडी है, वह खुद नहीं। लेकिन बच्चों से समझने की उम्मीद हमेशा नहीं रखी जा सकती। कभी वो बहुत छोटे होते हैं तो कभी इतना झेल चुके होते हैं कि अब उन्हें कोई मतलब नहीं। इसीलिए बिहेवियरल थेरेपी के जरिए आप खुद को आजाद करने में मदद कर सकते हैं। बाद में आप अपने बच्चों को ओसीडी और 4 स्टेप्स के बारे में सिखा सकते हैं ताकि वे आपकी कंडीशन को समझें और अनजाने में ट्रिगर न करें। कंक्लूजन, ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशंस, अनचाहे ख्याल जो बार बार दिमाग में आते हैं। कंपल्शंस, उन ख्यालों को सच करने की या बार बार करने की बेकाबू इच्छा। ओसीडी ब्रेन के कुछ हिस्सों के सही से काम न करने के कारण होता है। ऑर्बिटल कॉर्टेक्स झूठा अलार्म भेजता है। सिंगुलेटरी जायरस आपको डराता है कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कुछ बुरा होगा। कॉर्डेटल न्यूक्लियस अपने आप दूसरे थॉट्स पर नहीं जा पाता। आपने 4 स्टेप्स सीखे। रिलेबल, अपने अनचाहे थॉट्स को ओसीडी के सिम्टम्स के रूप में पहचानें। रीएट्रिब्यूट, इन्हें मेडिकल कंडीशन के रूप में जिम्मेदार ठहराएं। रीफोकस, किसी दूसरी एक्टिविटी पर ध्यान लगाएं। रिवैल्यू, ओसीडी को समय की बर्बादी के रूप में देखें। 15 मिनट के रूटीन का अभ्यास करें। ओसीडी को फॉलो न करें। अपने माइंड को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाएं। धीरे धीरे ओसीडी की ताकत कम होती जाएगी। ओसीडी आपके करीबी लोगों पर असर डाल सकता है। परिवार के सपोर्ट और समझ से थेरेपी के रिजल्ट बेहतर होते हैं। शायद अभी आपको उम्मीद या हिम्मत कम लगे, लेकिन लगातार 4 स्टेप्स को प्रैक्टिस करने से आप ओसीडी से लड़ने में मजबूत बनेंगे। आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे और धीरे धीरे अपने अनचाहे थॉट्स और कंपल्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे।